नमस्कार, मैं जीवन वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास में हमने देखा था जो एल्किल हैलाइड होते हैं उनके साधारण नाम, IUPAC नाम, और अब हम इस क्लास में हम देखेंगे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से यहाँ पर एल्किल हैलाइडों को बनाने की विधियाँ, यानी एल्किल हैलाइड किस प्रकार से बनाए जाते हैं, तो उनको बनाने की विधियों को हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ देखेंगे हम कि हाइड्रोकार्बन से किस प्रकार से बनाया जाता है, RX को किस प्रकार से बनाया जाता है। तो हम उसमें यहाँ पर दिया है एल्केनों का, जो एल्केन होते हैं उनका हेलोजनीकरण। तो एल्केनों का हेलोजनीकरण क्या होता है, सबसे पहले तो हमें यह शब्द को समझना है कि हेलोजनीकरण का मतलब क्या होता है, यानी हेलोजन की क्रिया। यदि यहाँ पर ऑक्सीकरण लिखा होता है, ऑक्सीकरण यदि लिखा होता है तो ऑक्सीजन मतलब O2 से क्रिया। यदि यहाँ पर जल अपघटन लिखा होता है तो आपको समझ जाना है कि उसमें क्या होगा, जल का निकलना होगा। यदि हेलोजनीकरण लिखा है मतलब हेलोजन मतलब 1 से 2 से क्रिया, यहाँ पर लिख दूंगा मैं, सभी शब्दों को याद रखेंगे। हेलोजनीकरण का मतलब क्या होता है, 1 से 2 से क्रिया, 1 से 2 से क्रिया। इसी के बाद में यदि यहाँ पर लिखा रहेगा विहेलोजनीकरण, विहेलोजनीकरण का मतलब क्या होगा, 1 से 2 का निकलना, यानी अभिक्रिया में जो हेलोजन होगा उसका बाहर निकलना। यदि यहाँ पर लिखा होगा हाइड्रोजनीकरण यदि लिखा रहेगा तो इसका मतलब है H2 से क्रिया। इसी के बाद में यदि यहाँ पर इस प्रकार से लिखा रहेगा कि विहाइड्रोजनीकरण, यदि ये लिखा रहे तो आपको समझ जाना है H2 का निकलना, यानी अभिक्रिया में हाइड्रोजन वहाँ से निकलेगा। यदि यहाँ पर लिखा रहेगा हेलोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन व हेलोजन 1 से 2 से क्रिया। यदि यहीं पर इस प्रकार से लिखा रहेगा विहाइड्रोहेलोजनीकरण, इस प्रकार से यदि लिखा रहेगा तो इसका मतलब होगा कि उस अभिक्रिया में H2 व 1 से 2 मतलब हाइड्रोजन व हेलोजन का एक साथ क्रिया में निकलना ये रहेंगे। तो इतने चीज़ें हमको ये बेसिकली याद होना चाहिए ताकि हम जो केमिकल रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होगी उनको बहुत ही आसानी से यहाँ पर समझ पाएंगे। तो चलिए, पहले वाला है एल्केनों का हेलोजनीकरण। एल्केन होते क्या हैं, तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं और उन्हीं से हमें क्या बनाना है, एल्किल हैलाइड बनाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एल्केनों पर हेलोजन की क्रिया मंद प्रकाश व उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में की जाती है तो एल्किल हैलाइड बनता है। तो क्या बनता है हमारा, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का मतलब होगा हमारा RX। ये हमें क्या करना है, वहाँ पर बनाना है। तो चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर लेता हूँ CH4 लेता हूँ और इस पर हेलोजन मतलब Cl2 की यदि क्रिया कराता हूँ तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये इसके एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देगा। यहाँ पर क्या लूँगा मैं, सूर्य का प्रकाश या फिर जो प्रकाश लेंगे, और यहाँ पर क्या लूँगा मैं, उत्प्रेरक लूँगा। तो या दृश्य प्रकाश लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगी। तो ये बन जाएगा CH3 और ये Cl और यहाँ से निकल जाएगा HCl, यानी ये बन चुका है मेथिल क्लोराइड यानी एल्किल हैलाइड। इसी को मैं आगे और लूँ तो यह हो जाएगा CH3 Cl और फिर Cl2 की क्रिया करूँगा, HV हो जाएगा यानी उत्प्रेरक होगा हमारा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH2Cl2 यानी डाई हेलोजन एल्किल बन जाएगा।
इसी के बाद में यहाँ पर मैं इसको लूँगा तो ये हो जाएगा CH3, यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं CH2 Cl2 और फिर Cl2 की क्रिया करूँगा तो यहाँ पर उत्प्रेरक की उपस्थिति लूँगा तो फिर वापस क्या बन जाएगा CHCl3, क्योंकि ये बार बार क्या करेगा, यहाँ पर जो हाइड्रोजन परमाणु है उसको प्रतिस्थापित कर देगा। तो यहाँ पर भी क्या निकल जाएगा, HCl बन जाएगा और ये बन जाएगा हमारा क्लोरोफार्म बन जाएगा। क्लोरोफार्म को मैं यहाँ पर CHCl3 को लूँगा और यहाँ पर Cl2 की फिर वापस रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा CCl4 और यह बन जाएगा HCl, यानी ये बन जाएगा हमारा कार्बन, ये बन जाएगा टेट्रा और ये हो जाएगा हमारा क्लोराइड, यानी ये बन जाएगा हमारा कार्बन टेट्रा क्लोराइड बन जाएगा। तो इस प्रकार से हाइड्रो जो है दिया है, पहला जो रहेगा हाइड्रोकार्बन और उसमें रहेगा हमारा एल्केनों का हेलोजनीकरण, यानी एल्केनों का यदि हेलोजनीकरण करेंगे तो हमें यहाँ पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्किल हैलाइड यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो इनको आप यहाँ पर नोट कर लेंगे। जब तक हम दूसरा देखेंगे, अब हम देखेंगे एल्किन, यानी जिसमें डबल बॉन्ड हो और उनका क्या करेंगे, हम यहाँ पर योग करेंगे। तो उनसे किस प्रकार से यहाँ पर यानी हेलोजन अम्लों से क्रिया करेंगे तो हमें एल्किल हैलाइड कैसे प्राप्त होगा, उनको देखेंगे। इसको जब तक आप नोट कर लीजिएगा। अगला है हमारा, अगली समीकरण है सेकंड जो दिया है, पहली कंप्लीट हो चुकी है और पहला जो है वो ये इस प्रकार से थी, यानी यहाँ पर हमने देखा एल्केनों का हेलोजनीकरण। सेकंड जो दिया है एल्किन दिया है हमें, एल्किन का एल्किनों पर हेलोजन अम्लों की क्रिया से, इससे हमें देखना है कि एल्किन हैलाइड कैसे बनता है। तो आपको बता दें एल्किनों का मतलब ये होता है कि जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, उन्हें एल्किन कहा जाता है। तो यहाँ पर यदि मैं CH2 लूँ और डबल बॉन्ड लूँ CH2 और यहाँ पर हेलोजन अम्ल मतलब HCl लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3CH2 और ये बन जाएगा Cl, यानी बन चुका है एथिल क्लोराइड। लेकिन यहाँ पर एक जो है कि यहाँ पर यदि मैंने ये जो अणु था इसमें ये ऋणात्मक भाग था और ये पॉजिटिव था, तो मैंने ऋणात्मक को यहाँ पर जोड़ दिया और पॉजिटिव को वहाँ पर जोड़ दिया। यदि यहाँ पर एक से यदि अधिक कार्बन परमाणु होते हैं या अधिक कार्बन आते हैं तो फिर हमें इस Cl को कौन से परमाणु पर ऐड करना है। इसको समझाने के लिए मार्कोनिकॉफ ने एक यहाँ पर नेम दिया है, उसी नेम को क्या कहा जाता है, मार्कोनिकॉफ का नेम कहा जाता है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर देखेंगे मार्कोनिकॉफ का नियम, किसका नेम देखेंगे, तो यहीं पर होता है हमारा मार्कोनिकॉफ का नियम। मार्कोनिकॉफ का नियम, इन्होंने ये बताया कि जो हमारे ये एल्किन होते हैं, एल्किन या एल्किनों पर योग करने वाले अणु का ऋणात्मक कौन सा भाग, ऋणात्मक भाग हाइड्रोकार्बन के उस कार्बन परमाणु पर योग करता है जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है और इसी नियम को कौन सा नियम कहा जाएगा, तो इसी नियम को कहा जाता है मार्कोनिकॉफ का नियम। तो चलिए मैं यहाँ पर एक समीकरण लिखता हूँ, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और इसी पर मैं हेलोजन अम्ल की क्रिया कराऊंगा तो हेलोजन अम्ल कौन होगा, हमारा HCl होगा। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे ये पॉजिटिव है और ये क्या है, हमारा नेगेटिव है। इसमें हम देखेंगे
कि सबसे कम हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कहाँ पर है। तो सबसे कम बीच वाले पर है, यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 1 है, तो इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ पर चला जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर होगा। तो इस प्रकार से क्या बन जाएगा, यहाँ देखेंगे CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा Cl। इसका जो नाम होगा 1 2 3, तो इसको लिखूँगा मैं 2 क्लोरो और इसे ही लिखूँगा मैं प्रोपेन। यानी इसी नियम को क्या कहा जाता है, तो इस नियम को कहा जाता है मार्कोनिकॉफ का नियम कहा जाता है। तो ये होता है हमारा मार्कोनिकॉफ का नियम। और इसी के बाद में हमारा एक और होता है एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम या प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम। पराक्साइड प्रभाव भी कहा जाता है, खराश प्रभाव भी कहा जाता है। तो खराश प्रभाव इसलिए कहा जाता है कि इसे GH खराश ने दिया था, और पराक्साइड प्रभाव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बेंजाइल जो पराक्साइड होता है उसकी उपस्थिति ली जाती है। ये एंटी मार्कोनिकॉफ यानी मार्कोनिकॉफ का विपरीत होता है, इसलिए उसे कहा जाता है एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम, यानी प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम कहा जाता है। तो चलिए उसकी जो डेफिनेशन हो जाएगी वो हम इसी में कंप्लीट ही कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, उस नियम को इसी में कंप्लीट करेंगे। पहले इनको आप नोट कर लीजिएगा और फिर हम सेकंड वाला लिखेंगे, तो वो रहेगा हमारा प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम। प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम यहाँ पर लिख देंगे। जो सेकंड होगा वो होगा हमारा प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम। प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम, या फिर उसे बोलते हैं पराक्साइड प्रभाव भी कहा जाता है, और इसे ही कहा जाता है खराश प्रभाव भी कहा जाता है। इतने नाम से ये एग्जाम में पूछा जाता है और इन्हें हम कंप्लीट ही करेंगे। तो ये क्या होता है, जो हमारा मार्कोनिकॉफ का नियम देखा था हमने, उसी नियम का विपरीत होता है। इसने ये बताया कि जो योग करने वाले जो अणु होता है उसका जो ऋणात्मक भाग होता है वो एल्कीन के उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, अधिकतम होती है। तो इसी में हम चेंज कर देंगे। एल्किनों पर योग करने वाले अणु का ऋणात्मक भाग हाइड्रोकार्बन के उस कार्बन परमाणु पर योग करता है जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम की जगह पे क्या लेंगे, परमाणु की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। यह डेफिनेशन हो जाएगी किसके, प्रति मार्कोनिकॉफ के नियम की। तो चलिए मैं इसे यहाँ पर लिखता हूँ, किस प्रकार से करेंगे, तो इसी को मैं वहाँ पर कंप्लीट करूँ। CH3 CH2 CH और यहाँ लिख दूंगा CH2 और यहाँ लिख दूंगा HCl। मैं यहाँ पर HBr भी लिख सकता हूँ, और यहाँ पर जो उपस्थिति होगी वो होगी हमारे बेंजाइल पराक्साइड की उपस्थिति लूँगा। तो ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज कहाँ पर जाएगा, तो वहाँ पर जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या अधिकतम है। वैसे तो अधिकतम हमें यहाँ दिख रही है, लेकिन वहाँ पर कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कंप्लीट होती है, इसलिए ये वहाँ पर नहीं जाएगा, और उससे बाद वाली यहाँ पर कम है, तो ये यहाँ पर चला जाएगा। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर चला जाएगा। तो अब क्या बन जाएगा, ये हो जाता हमारा CH3 CH और यहाँ हो जाएगा हमारा CH2 और यहाँ बन जाएगा हमारा CH2 और यहाँ पर जुड़ जाएगा हमारा Cl। तो इसका जो नाम होगा 1 2 ये 3, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट क्लोरो और ये बन जाएगा हमारा प्रोपेन। इस प्रकार से ये बन जाएगा, यानी ये बेंजाइल जो पराक्साइड होता है उसकी उपस्थिति यहाँ पर ली जाती है, इसीलिए इसे पराक्साइड प्रभाव भी कहा जाता है, खराश प्रभाव भी कहा जाता है, और एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम भी कहा जाता है, क्योंकि ये मार्कोनिकॉफ के नियम का क्या होता है, विपरीत होता है। तो चलिए इसको भी आप क्या कर लीजिएगा, कंप्लीट ही कर लीजिएगा। इसी के बाद में हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो आएगी एल्कोहलों के जल अपघटन से। यानी एल्कोहलों का क्या करेंगे, हम जल अपघटन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल्किल हैलाइड बनेगा। तो उन्हें भी हम यहाँ पर कंप्लीट ही करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा।
इसी के बाद में ये हाइड्रोकार्बन से हमने एल्किल हैलाइड को बनाया था और इसी के बाद में हम किससे बनाएंगे, तो हम बनाएंगे एल्कोहलों से। सेकंड जो दिया है वो है हमारा एल्कोहलों से। एल्कोहलों से क्या करेंगे इसमें, तो एल्कोहल जो है हमारा, एल्कोहलों का जल अपघटन से, एल्कोहलों का जल अपघटन से, इसी में पहला वाला दिया है एल्कोहलों का क्या करेंगे हम, जल अपघटन। तो जल अपघटन को क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो एल्कोहल है उसकी क्रिया हम किसी अम्ल से कराएंगे और उसमें लेंगे हम निर्जल जिंक क्लोराइड या H2SO4 लेंगे। तो उसकी उपस्थिति में यदि हम कराते हैं तो हमें एल्किल हैलाइड यहाँ पर बन जाएगा। तो एल्कोहल में क्या लूँगा मैं, ROH ले लिया, यहाँ पर अम्ल में मैं लूँगा HCl को लूँगा और यहाँ पर क्या लूँगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा निर्जल ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड। तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा RCl बन जाएगा और यहाँ पर H और ये हो जाएगा हमारा OH, तो ये बन जाएगा हमारा H2। यानी मैंने बताया था जल अपघटन यानी जल का बाहर निकलना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल अपघटन मतलब जल का बाहर निकलना। तो इसमें भी हमें यहाँ पर एल्किल हैलाइड बनेगा। मान रख देता हूँ मैं, C2H5OH होगा और इसकी क्रिया में करा दूंगा HCl से। तो यहाँ बन जाएगा C2H5 ये Cl और ये हो जाएगा हमारा H2। ये क्या बन जाएगा, तो इसका नाम होगा हमारा एथिल क्लोराइड। ये होगा हमारा एथिल क्लोराइड, इसका फार्मूला हो जाएगा। इसी प्रकार से हम प्रोपिल या मेथिल अल्कोहल को भी ले सकते हैं। यदि मैं मेथिल अल्कोहल को लूँगा तो CH3OH और इसकी क्रिया करूँगा HCl से, तो यहाँ बन जाएगा CH3Cl और यहाँ पर बन जाएगा H2। यानी यहाँ पर क्या निकल जाएगा, जल बाहर निकल जाएगा। तो ये था हमारा एल्कोहलों के जल अपघटन से। सेकंड जो अभिक्रिया है वो है एल्कोहलों की क्रिया PCl5 से। किससे करेंगे, PCl5 से क्रिया करने पर भी हमें क्या करने पर RX बनता है। PCl5 का मतलब होता है यहाँ पर फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। इसकी भी यदि मैं क्रिया कराता हूँ एल्कोहल पे तो भी हमें क्या मिल जाएगा, एल्किल हैलाइड बन जाएगा। एल्कोहल का जो है ROH है और इसकी क्रिया मैं PCl5 से कराता हूँ तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा हमारा RCl हो जाएगा क्योंकि 5 Cl है, एक Cl उधर चला गया है। इसी के बाद में H और यहाँ पर Cl, तो यहाँ पर बन जाएगा HCl और अब हमारे पास में जो बचा है वो बचा है PO और Cl3। चलिए इस समीकरण में हम यहाँ पर मान रख कर देखते हैं कि किसका मान रखें। तो R की जगह पर क्या लिख दूँ, C2H5 रखूँगा और यहाँ पर लिखूँगा OH या लिख दूँगा PCl5। तो यहाँ बन जाएगा C2H5 और ये Cl मतलब एथिल क्लोराइड बन जाएगा, HCl बनेगा और POCl3 फास्फोरस ऑक्सी ट्राई क्लोराइड यहाँ पर बन जाएगा। तो ये किससे था, हमें एल्कोहलों की क्रिया PCl5 से की, एल्कोहलों का क्या किया हमने, जल अपघटन किया। तो इन दोनों से भी हमें यहाँ पर क्या बन जाएगा, एल्किल हैलाइड बन जाएगा। तीसरी जो अभिक्रिया दी हुई है यहाँ पर तीसरी, वो यहाँ पर ये है कि एक एल्किल हैलाइड का दूसरे एल्किल हैलाइड के द्वारा भी क्या हो जाता है, प्रतिस्थापन हो जाता है, तो भी हमें यहाँ पर एल्किल हैलाइड बन जाता है। यहाँ पर यदि एक हेलोजन, एक यहाँ पर मैं लिख दूंगा एक एल्किल हैलाइड में दूसरे हेलोजन परमाणु से प्रतिस्थापन से RX बनता है। तो किस प्रकार से बन जाएगा, यदि मैं यहाँ पर लूँ R और यहाँ पर ले लूँगा I ले लूँ या Cl लें, RCl और यहाँ पर लें NaI लें, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हेलोजन परमाणु दिख रहा है हमें
और ये भी हेलोजन परमाणु है। तो ये हेलोजन परमाणु इसके द्वारा क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, Ri बन जाएगा और ये बन जाएगा हमारा NaCl बन जाएगा। मान रख दें इसमें CH3Cl हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा NaI हो जाएगा। तो यहाँ CH3 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा I और ये हो जाएगा हमारा NaCl। मतलब ये क्या बना हमारा, तो ये बन चुका हमारा मेथिल, ये बन गया आयोडाइड एल्किल हैलाइड बन चुका है। यानी क्या बन गया है हमारा, RX यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए हमने देखा हाइड्रोकार्बनों से देखा, एल्कोहलों से देखा, और इसी के बाद में हम एक देखेंगे राइडोर जो अभिक्रिया होती है उसको देखेंगे कि वो अभिक्रिया कौन सी होती है। जब तक आप इनको क्या करेंगे, नोट कर लीजिएगा। और आपको बता दें कि आप यहाँ पर वीडियो को रोक कर या रोक लीजिएगा और उसी के बाद में इनके स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, उसमें से भी आप इनको नोट कर ली जाए। और उसी के बाद में हम सेकंड जो अगली जो रहेगी समीकरण, उस समीकरण में आगे देखेंगे। तो यहाँ पर 2 समीकरण यहाँ कंप्लीट हो चुकी है, हाइड्रोकार्बन से हो चुका है और एल्कोहलों के जल अपघटन से हो चुका है। तो राइडोर अभिक्रिया को देखेंगे, हुंसडीकर अभिक्रिया को देखेंगे और उसी के बाद में यहाँ पर होती हैं कि ये इनके बनाने की विधियाँ। चलिए अब हम जो तीसरी अभिक्रिया रहेगी हमारी, वो रहेगी हुंसडीकर अभिक्रिया। यानी हुंसडीकर अभिक्रिया में जो शुद्ध एल्किल हैलाइड बनाने की ये उत्तम विधि मानी जाती है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई अशुद्धियाँ नहीं रहती है और कोई अवक्षेप के रूप में प्राप्त नहीं होता है। तो चलिए हम तीसरी जो विधि देखेंगे वो देखेंगे हुंसडीकर अभिक्रिया। हुंसडीकर अभिक्रिया, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो सिल्वर होता है, सिल्वर कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण, यानी जो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों पर किसकी क्रिया करेंगे, हेलोजनों की क्रिया। इसमें ले लेंगे हम या तो Cl2 लेंगे या वह Br2 लेंगे, इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। की क्रिया की जाती है तो एल्किल हैलाइड बनता है। अब किस प्रकार से बनेगा, यहाँ समीकरण देखेंगे तो यहाँ पर लूँगा मैं C2H5COO और यहाँ लिख दूँगा Ag। ये हो गया हमारा, ये जो फार्मूला है ये है हमारा सिल्वर प्रोपिओनेट। क्योंकि इसमें कितने कार्बन हैं, 2 और 1, ये कितना हो जाता है, 3 हो जाता है, और यहाँ पर सिल्वर जुड़ा है, इसलिए इसे कहा है सिल्वर प्रोपिओनेट कहा जाएगा। और इसी पे मैं क्रिया कर दूंगा, Br2 की क्रिया करूँगा तो क्या बनेगा, देखिए कितने Br है हमारे पास में, 2 Br हैं। तो एक Br किसके पास में जाएगा, R के पास में, तो ये बन जाएगा C2H5 और ये बन जाएगा Br प्लस AgBr बन जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा AgBr हो जाएगा। और यहाँ पर बीच में क्या बच गया है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो जाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से मुक्त हो जाएगी। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है यहाँ पर हुंसडीकर अभिक्रिया। तो इस समीकरण को भी आप यहाँ पर नोट कर लेंगे। इसी के बाद में जो चौथी समीकरण आएगी वो आएगी राइडर अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया को आप नोट कर लीजिएगा। और अगली जो अभिक्रिया है राइडोन अभिक्रिया होती क्या है। तो राइडोर अभिक्रिया को हम यहाँ पर समझेंगे, जब तक आप इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। यहाँ पर हम जो देखेंगे
तो उसमें क्या होगा कि जो एल्किल हैलाइड होगा, यानी इसको कंप्लीट ही कर लेंगे। यानी जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल, उस पर किसकी क्रिया करेंगे, तो ब्रोमीन की क्रिया करेंगे, और ट्राईफेनिल जो फास्फेट होगा उसकी क्रिया करेंगे, तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, एल्किल हैलाइड बन जाएगा। तो चलिए उसको लिख लेते हैं। देखिए ये किसका सूत्र होता है, C6H5, ये होता है हमारा फेनिल का, और इसको कितना कर दूंगा मैं, 3 कर दूंगा, तो ट्राई बन जाएगा, और ये बन जाएगा PO4, तो ये बन जाता है ट्राईफेनिल फास्फेट। तो यदि ट्राईफेनिल फास्फेट की क्रिया की उपस्थिति कर दूं मैं, उपस्थिति में एल्कोहल की क्रिया Br2 यानी ब्रोमीन या हेलोजनों से की जाती है, तो RX बनता है, यानी एल्किल हैलाइड बनता है। तो चलिए यहाँ पर मैं लिखूँ C2H5 और ये लिखा मैंने OH, ये किसका फार्मूला है, तो ये है एल्किल एल्कोहल यानी एथिल एल्कोहल का है, और इसी पे मैं क्रिया कराऊंगा Br2, और यहाँ पर मैं लूँगा ट्राईफेनिल फास्फेट यानी C6H5, और इसी का घात कितनी कर दूंगा, 3, और यहाँ लिख दूंगा PO4। इसकी रिएक्शन इसी के ऊपर मैं कराऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं ये यहाँ पर बना लूँगा C2H5, और ये बन जाएगा Br यानी एथिल ब्रोमाइड, मतलब हमें बन चुका है एल्किल हैलाइड। इसी में से एक फेनिल और चला जाएगा Br के पास में, तो यहाँ बन जाएगा C6H5, और ये बन जाएगा Br, यानी ये बन जाएगा ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा या फेनिल ब्रोमाइड बन जाएगा। चलिए इसी के बाद जो बचा है हमारे पास में उन्हीं को लिख देंगे। तो हमारे पास में जो बचा हुआ है यहाँ पर है, हो जाएगा हमारे पास में PO, और उसी के बाद में हो जाएगा यहाँ पर है, 1 मिनट रुकेंगे। ये जो Br है यहाँ पर, ये जो OH है ये वाला, ये OH किसके पास में आ जाएगा, तो इस फेनिल के पास में आएगा, तो यहाँ बन जाएगा OH, और अब यहाँ पर बचा है हमारे पास में एक Br बचा हुआ है, तो हम इसको लिखेंगे Br, और उसी को लिखेंगे PO, और उसी को इस प्रकार से लिख देंगे C6H5, और यहाँ लिख देंगे 2, ये हो जाएगा हमारा। या इसको मैं इस प्रकार कर देता हूँ C6H5, और यहाँ पर C6H5 और 2 कर दूंगा, और यहाँ लिख दूंगा PO4। तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारे, यहाँ पर जो ऑक्सीजन 4 और एक 5, तो इस प्रकार से यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा, ये वाला फार्मूला बन जाएगा। यहाँ पर डैश लगा देंगे, तो या तो इसको इधर लिख दीजिएगा या इधर लिख दीजिएगा, इस प्रकार से ये कंप्लीट ही हो जाएगा। यानी यहाँ पर OH किसके साथ में चला जाएगा, फेनिल के पास में, Br किसके पास में जाएगा, एल्किल हैलाइड के पास में चला जाएगा, और यहाँ पर 1-2 फेनिल फिर हमारे पास में बचेंगे। तो यहाँ पर बन चुका है हमारा एल्किल हैलाइड बन चुका है, और यहाँ पर बना है हमारा फिनॉल भी बन चुका है, C6H5 ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो में, इस क्लास में हमने देखा इन्हें एल्किल हैलाइडों को बनाने की विधियों को देखा। अब जो अगली जो क्लास रहेगी उस क्लास में हम देखेंगे एल्किल हैलाइडों के भौतिक गुण और उन्हीं के रासायनिक गुण। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।